नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को देखते हैं और वही हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैचेज देखने को मिलते हैं और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट सिंपल सटीक साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत प्रकार की कंफ्यूजन में आप फंसे रहते हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। साथ ही साथ कंप्लीट यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। मेरी खुद की हैंडराइटिंग का नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी को पढ़ते रहिए और दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें आपको यहाँ पे करवाई जा रही है सिंपल सटीक साधारण भाषा में। अगर इतने सारे माध्यम से आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं निश्चित तौर पे कर सकता हूँ कि बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। बात करें एडमिशन की, तो एडमिशन फीस लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 2000 रुपये है। आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी मिलती है। इट मीन्स अगर जब आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान परीक्षा में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ यदि कोई नई वैकेंसी आती है उसके लिए भी पढ़ना चाहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होने वाली है। एडमिशन ओपन है। जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे किसी भी इंक्वायरी के लिए कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी के लिए, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बिहार में आपको टीआरई 4.0 और 4.5.0 के लिए बैच मिल जाएगा। बिहार में आपको सेट और बिट के लिए बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में सेट के अलग अलग बैच मिल जाएंगे। उत्तराखंड में आपको लेक्चरर के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट के लिए, झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, DSSB, अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए आपको यहाँ पे कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। सो चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि 9 प्रतिष्ठित समृद्धि मॉडल में निम्नलिखित में से किसे आर्थिक समृद्धि का इंजन माना जाता है। तो अब आपको एक बात यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। चलिए पहले आप उत्तर करिए। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। चलिए, अगर जो हम इस प्रश्न की बात करें तो 9 प्रतिष्ठित समृद्धि मॉडल, अब 9 प्रतिष्ठित समृद्धि मॉडल किसने दिया था, 9 प्रतिष्ठित समृद्धि मॉडल किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था। तो आपको याद होना चाहिए कि रॉबर्ट सोलो और ट्रेवर स्वान के द्वारा 9 प्रतिष्ठित मॉडल दिया गया था। तो याद रखिएगा कि आर्थिक समृद्धि का 9 प्रतिष्ठित मॉडल किसने दिया था, रॉबर्ट सोलो साहब दिए थे। वह इनके साथ और कौन थे, ट्रेवर स्वान। इन लोगों ने क्या कहा था, इन लोगों ने ये कहा था कि जैसे देखिए कोई भी अर्थव्यवस्था है, अगर तो उसमें आर्थिक समृद्धि होती है तो आर्थिक समृद्धि 3 कारकों पर, आर्थिक समृद्धि जो होती है वो 3 कारकों पर निर्भर करती है। एक देश आर्थिक समृद्धि करेगा, इसके लिए 3 कारक जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। पहला उन्होंने कहा कि श्रम, ठीक है, पहला क्या बोला, श्रम। दूसरा उन्होंने क्या बोला, पूंजी। और तीसरा उन्होंने बोला तकनीकी। श्रम, पूंजी व तकनीक। उन्होंने क्या बोला,
उन्होंने बोला कि एक अर्थव्यवस्था में श्रम और पूंजी जो होती है वो स्थिर होती है। श्रम व पूंजी क्या होती है? स्थिर होती है, अर्थात श्रम की मात्रा और पूंजी की मात्रा में अर्थव्यवस्था को श्रम की मात्रा और पूंजी की मात्रा को अर्थव्यवस्था में बढ़ाया नहीं जा सकता है। लेकिन जो तकनीकी होती है ना, ये परिवर्तनशील होती है। ये क्या होती है? ये परिवर्तनशील होती है। और ये तकनीकी का जो विकास है, हम टेक्नोलॉजी का ही विकास करके देश को आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर कर सकते हैं। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं सर जी तकनीकी विकास, सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि 9 प्रतिष्ठित समृद्धि मॉडल में निम्नलिखित में से किसे आर्थिक समृद्धि का इंजन माना जाता है? तो 9 प्रतिष्ठित समृद्धि मॉडल किसने दिया था? तो 9 प्रतिष्ठित समृद्धि मॉडल रॉबर्ट सोलो और ट्रेवर स्वान के द्वारा दिया गया था। इन्होंने कहा था कि एक देश जब आर्थिक समृद्धि करेगा तो आर्थिक समृद्धि के लिए 3 कारक महत्वपूर्ण होते हैं। पहला श्रम, ठीक है, पहला एक सेकेंड, पहला उन्होंने क्या बताया? पहला बताया श्रम, एक सेकेंड, ठीक है, पहला उन्होंने क्या बताया? पहला बताया श्रम, दूसरा उन्होंने बताया पूंजी। तो श्रम और पूंजी को इन्होंने स्थिर माना कि अर्थव्यवस्था में श्रम व पूंजी को नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो तीसरा है टेक्नोलॉजी, अर्थात तकनीकी को बढ़ाया जा सकता है। और तकनीकी में तकनीकी परिवर्तनशील होती है, और जितना ज्यादा तकनीकी का विकास होगा देश आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। चलिए भाई, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। अब देखिए, जो पिछला प्रश्न था ना, जो लोग इकोनॉमिक्स की थियरी को पढ़े होंगे और 9 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के विकास मॉडल को पढ़े होंगे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं थियरी को ठीक से पढ़े होंगे ना, उनको बहुत समस्या होती है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यार देखिए, मैं अप्रॉक्सीमेटली 200 के आसपास क्लास, 220 या 30 क्लास देता हूँ। प्रत्येक क्लासेस एप्लीकेशन पे 1-1 घंटे की होती है। सारी क्लासेस को देखिए, उसमें सारी थियरी पढ़ाई जा रही है, सारे सिद्धांत पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ भी इकोनॉमिक्स का छूटने वाला नहीं है। उसको पढ़ते रहिए, नोट्स देखते रहिए, टेस्ट सीरीज करते रहिए, प्रीवियस ईयर को देखते रहिए, करंट करवा दूंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। एप्लीकेशन पे यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ कवर होने वाला है। जो लोग भी एडमिशन अभी तक नहीं लिए हैं, आप एडमिशन यथाशीघ्र ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। नहीं तो किसी भी इंक्वायरी के लिए कॉल या मैसेज मुझे कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि जीवन चक्र परिकल्पना, जीवन चक्र परिकल्पना किसने दिया था? आपको याद होगा, मोदी गिलियानी ने। मोदी गिलियानी ने कहा था कि देखिए भैया, एक व्यक्ति जो पूरी जिंदगी में आय अर्जित करता है ना, उसी के आधार पे उसका उपभोग निर्धारित होता है। सापेक्ष आय परिकल्पना के अंतर्गत ड्यूजेनबरी साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि भैया, एक व्यक्ति जो होता है ना, उसकी जो आय हो, एक व्यक्ति जो होता है वो एक गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति की लाइफ स्टाइल को फॉलो करने का प्रयास करता है, और इस चक्कर में गरीब व्यक्ति की उपभोग क्षमता बढ़ जाती है। और निरपेक्ष आय परिकल्पना की अगर जो बात करें, तो ये तो किन साहब देते हैं ना, एक प्रश्न पक्का आपके पेपर में यहाँ से पूछा जाएगा। और अस्थाई आय परिकल्पना की अगर जो हम लोग बात करें, तो मिल्टन फ्रीडमैन साहब। अस्थाई आय परिकल्पना किसने दिया था? फ्रीडमैन ने दिया था। तो जितने लोग भी 4, 2, 1, 3 बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि यदि एक अर्थव्यवस्था में बाह्य संतुलन है किंतु बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति की समस्या है, तो आप नीतियों के इस मिश्रण के उपयोग का सुझाव देंगे। तो जैसे हम आपसे ये पूछे कि चलिए भाई, आप इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिक्स के आप छात्र हैं, आप ये बताइए कि अगर जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक है, अर्थात रोजगार में कमी आ रही है, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ रही है और साथ ही साथ मुद्रास्फीति भी आ रही है, अर्थात महंगाई भी आ रही है, बेरोजगारी के साथ मुद्रास्फीति भी आ रही है। तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति अगर जो अर्थव्यवस्था में एक साथ विद्यमान होती है, तो इसे ही तो हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। और स्टैगफ्लेशन से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें वही तो करना चाहिए, अर्थात अगर जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों साथ साथ आ रही है, तो हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन की स्थिति विद्यमान है। अब हम बेरोजगारी को कैसे कम करें और मुद्रास्फीति को कम कैसे करें, यही आपको बताना है।
कि यदि एक अर्थव्यवस्था में बाह्य संतुलन है किंतु बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति की समस्या है तो आप किस नीति का सुझाव देंगे, अर्थात बेरोजगारी में कमी आप कैसे करेंगे और महंगाई अर्थात मुद्रास्फीति में कमी आप कैसे करेंगे, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं भाई? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। देखिए, मुद्रास्फीति है, इसका मतलब कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई है, तो मुद्रा की पूर्ति हमें कम करना है, अर्थात मुद्रा की मात्रा को जब हम कम करेंगे, मुद्रा की पूर्ति को कम करेंगे तो मांग भी कम होगा और मांग के साथ साथ पूर्ति भी कम होगा। तो ऐसी मांग कम होगा और मांग के अनुसार पूर्ति भी उसी तरीके से बढ़ेगा, तो मांग व पूर्ति क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। तो सख्त मौद्रिक नीति जिसके अंतर्गत आरबीआई क्या करेगा, नगद कोष अनुपात में वृद्धि कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, विस्तारवादी राजकोषीय नीति, अर्थात ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है ना, ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है इसको खत्म करने के लिए सरकार को राजकोषीय नीति का सहारा लेना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि सर सख्त मौद्रिक नीति और विस्तारवादी राजकोषीय नीति, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, एक सेकेंड, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। चलिए, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। अब आप अगर जो कॉलडोर के समृद्धि मॉडल को पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे। मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ कि देखिए भैया, हैरड डोमर मॉडल, हैरड डोमर मॉडल, हैबरलर का मॉडल, सोलो का मॉडल, रिकार्डो का मॉडल, ठीक है, इसमें आपका हैक्शर ओहलिन का मॉडल, अलेक्जेंडर हैमिल्टन और फेडरिक लिस्ट का मॉडल, किन्स का मॉडल, आपका बात करें तो मार्शल के मॉडल, इन सभी की मान्यता आपको पता होनी चाहिए। अगर जो मान्यता नहीं पता है ना तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आते हैं और गलत आप करके चले आते हैं। तो जब भी इनके कॉन्सेप्ट को पढ़िए, जब भी इनकी थियोरी को पढ़िए तो मान्यताओं को ठीक तरीके से जरूर पढ़िए, कम एटलीस्ट जितने अर्थशास्त्रियों को मैं बोल रहा हूँ उसको तो ठीक से पढ़िए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ए बोल रहे हैं, और कोई ए के अलावा, ए के अलावा कोई और है? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगर जो आप कॉलडोर साहब के मॉडल को पढ़े होंगे तो कॉलडोर ने क्या कहा कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के दो साधन है, अर्थात जब वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है तो उस उत्पादन में दो साधन लगे हुए हैं, एक लगा हुआ है श्रम और दूसरा लगा हुआ है पूंजी। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला कि आय भी दो प्रकार की होती है, आय को भी इन्होंने दो प्रकार का माना। एक माना कि लाभ के द्वारा जो आय पर अर्जित होता है, मतलब जो आय प्राप्त होता है वो भी दो रूपों में प्राप्त होता है, एक लाभ के रूप में, एक क्या होता है, एक लाभ के रूप में आय प्राप्त होता है और दूसरा मजदूरी के रूप में आय प्राप्त होता है। ठीक है, लाभ उद्यमी प्राप्त करेगा और मजदूरी श्रमिक प्राप्त करेगा। तकनीकी प्रगति पूंजी संचय पर निर्भर करती है। अगली मान्यता में कहते हैं कि तकनीकी प्रगति पूंजी संचय पर निर्भर करती है, अर्थात और फिर क्या बोलते हैं कि उत्पादन में सिर्फ मजदूरी और लाभ ही सम्मिलित होता है। बिल्कुल ठीक है, और यही मजदूरी और इसी लाभ के अंतर्गत क्या होता है, आय की प्राप्ति होती है। और निवेश उत्पादन का स्वतंत्र चर होता है। ठीक है ना, ये भी बात उन्होंने कहा कि ये निवेश उत्पादन का स्वतंत्र चर होता है। पूर्ण रोजगार से नीचे की स्थिति नहीं, पूर्ण रोजगार की स्थिति मानते हैं। और पूंजीपतियों एवं मजदूरों की बचत सीमांत प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं होता है। अंतर होता है भैया, पूंजीपति ज्यादा लाभ कमाता है और मजदूर जो होता है वो मजदूरी प्राप्त करता है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अंतर्जात समृद्धि मॉडल विकसित नहीं किया? अंतर्जात समृद्धि मॉडल ये क्या है भाई, अब बताइए। अगर जो आप थियरी अच्छे से पढ़े हैं तो बताइए अंतर्जात समृद्धि मॉडल का क्या मतलब है। चलिए, अंतर्जात समृद्धि मॉडल, अंतर्जात समृद्धि मॉडल क्या? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देखते रहते हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम रहती है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि अंतर्जात समृद्धि मॉडल सर्वप्रथम किसने दिया था? ये बात ध्यान में रखिएगा, ये पूछा गया है एक प्रश्न, मैं बता रहा हूं। तो अंतर्जात समृद्धि मॉडल अगर जो बात करें कि सर्वप्रथम ये किसने इस अवधारणा को दिया था,
तो सर्वप्रथम एक अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था उजावा, ठीक है, उजावा। और उजावा ने ही अंतर्जात समृद्धि मॉडल को बताया, और जिसमें उन्होंने ये बताया कि मानव पूंजी का विकास करके हम अर्थव्यवस्था को समृद्धि की तरफ ढकेल सकते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि सर जी अंतर्जात समृद्धि मॉडल रॉबर्ट लुकास ने दिया, ठीक है, पाल रोमर ने और एरो ने, सभी लोगों ने इसकी बात की, लेकिन रॉबिन्सन ने इसकी बात नहीं की थी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। और अंतर्जात समृद्धि मॉडल के माध्यम से हम मानव के विकास में बेहतरी करते हैं, जिससे कि देश में उत्पादकता के स्तर को बढ़ाया जा सके। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला ट्रेजडी बिल का मियादी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। अब अगर जो आप ट्रेजडी बिल के बारे में नहीं जानते हैं तो कैसे काम करेंगे, बताइए भैया, ट्रेजडी बिल क्या होती है? कोई कमेंट करके बताएगा कि ट्रेजडी बिल क्या होती है? ठीक है, बताइए भाई। तो ट्रेजडी बिल जो होते हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? वो सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। और सरकार इस ट्रेजडी बिल को कब जारी करती है? जब सरकार को छोटी अवधि के लिए धन की आवश्यकता होती है। सरकार को जब छोटी अवधि के लिए धन की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, ठीक है। ट्रेजडी बिल कौन जारी करता है? सरकार। और जब सरकार को छोटी अवधि के लिए धन की आवश्यकता होती है तो ट्रेजडी बिल सरकार के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? और ट्रेजडी बिल की बात करें तो इसका जो अवधि होता है वो क्या होता है? 91 दिन होता है, 132 दिन होता है, 364 दिन होता है। 91, 132 और 364। तो इसमें तो ऑप्शन नंबर डी होगा ना, 728 दिन नहीं होता है, कोई परिपक्व अवधि 728 दिन नहीं होता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि काब डगलस उत्पादन फलन के अनुसार पैमाने के प्रतिफल होते हैं। अब काब डगलस उत्पादन फलन को आप पढ़े होंगे, तो काब डगलस उत्पादन फलन में ये कहा जाता है कि जो उत्पादन होते हैं ना, उसमें उत्पादन के किसी वस्तु का जब उत्पादन होता है तो उत्पादन के दो साधन लगते हैं, एक लगता है श्रम और दूसरा लगता है पूंजी। जो पूंजी लगता है वो 1/4 भाग लगता है, और जो श्रम लगता है वो 3/4 भाग लगता है। अर्थात जब किसी वस्तु का हम उत्पादन करते हैं तो श्रम की 3/4 भाग लगाते हैं और पूंजी की 1/4 भाग लगाते हैं। इसी वजह से प्रतिस्थापन की लोच क्या होती है? एक होती है और ये स्थिर होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति तथा ऋणी और ऋणदाता पर प्रभाव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चलिए भाई बताइए क्या उत्तर आ रहा है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं भाई? ठीक है, अब देखिए इजी सी बात है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। जैसे देखिए मुद्रास्फीति क्या होता है? अगर जो हम आपसे कहें कि मुद्रास्फीति क्या है, तो मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, ठीक है, जिसे हम लोग अपने घरों में महंगाई बोलते हैं, उसे ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोला जाता है। और महंगाई अर्थात मुद्रास्फीति कब आती है? ये तब आती है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति, कई सारे कारण होते हैं, लेकिन जो मूल कारण होता है महंगाई अर्थात मुद्रास्फीति का, वो ये होता है कि जब किसी वस्तु की मांग अर्थव्यवस्था में ज़्यादा होती है और उस वस्तु की पूर्ति कम होती है, अर्थात उस वस्तु का उत्पादन कम हो जाता है, तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, और जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो इसे ही हम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि मुद्रास्फीति और ऋणी और ऋणदाताओं के प्रभाव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? सी बोल रहे हैं। तो चलिए, ऋणदाताओं को हानि होता है, मतलब जो ऋण देता है उसको हानि होता है, बात सही है, और जो ऋण लेता है उसको लाभ होता है। जैसे हम आपसे ये कहें कि मान लीजिए कि 2000 में, वर्ष 2000 में आपने किसी व्यक्ति को, वर्ष 2000 में
आपने किसी व्यक्ति को 10 रुपया उधार दिया, 10 रुपया उधार दिया, और ये उधार वो आपको 2025 में ला करके वापस कर रहा है, ठीक है। 10 रुपया वो 2025 में ला करके आपको वापस कर रहा है। लेकिन 2000 के दशक में क्या था कि इतनी महंगाई अर्थव्यवस्था में नहीं थी, तो एक व्यक्ति अगर जो 10 रुपया आपसे 2020 में लिया है, तो उस समय 2020 में 1 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलते थे, अर्थात उसने 10 रुपये में 40 गोलगप्पे खाए होंगे। 2020 में उसने 40 गोलगप्पे 10 रुपये में खाए होंगे। लेकिन जब वो अपना ऋण वापस करेगा आपको, तो अब ऋण आपको अगर जो देगा, तो आप केवल और केवल 10 रुपये में 4 ही गोलगप्पे खा पाएंगे। तो इसका मतलब कि आपको क्या हुआ, आपको 36 गोलगप्पे का नुकसान हो गया। अर्थात आप अगर जो आप ऋणदाता हैं, आपने ऋण दिया है, तो आपको नुकसान होगा, और जो ऋणग्राही है उसको क्या होगा, लाभ होगा। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा, 1 और 2। अर्थात ऋणदाताओं को हानि होगी, जिसने ऋण दिया है। जैसे मान लीजिए कि आपने 2020 में, जैसे एक राम यहाँ पे है और यहाँ पे रोहन है, राम और रोहन। तो मान लीजिए कि रोहन ने राम को उधार दिया 2000 के समय में, ठीक है, वर्ष 2000 में राम को उधार मिला 10 रुपये। तो राम ने 10 रुपये में 40 गोलगप्पे खाए, क्योंकि उस समय वस्तुओं की कीमत कम थी, एक गोलगप्पा 4 रुपये का मिलता था। लेकिन अब जब राम रोहन को पैसा वापस कर रहा है वही 10 रुपये, तो अब ये 10 रुपये में केवल और केवल 4 गोलगप्पे ही खा पाएगा। तो इसका मतलब है कि 36 गोलगप्पे को उसको क्या होगा, नुकसान हो गया। तो इसका मतलब कि ऋणदाताओं को हानि होगी और ऋणी को लाभ होगा। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि भुगतान शेष में असंतुलन को ठीक करने का प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? क्या उत्तर होगा भाई? चलिए, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, सी बोल रहे हैं कि भुगतान शेष में असंतुलन। भुगतान शेष में असंतुलन कब क्रिएट होता है? तो भुगतान शेष में असंतुलन तब क्रिएट होता है जब हम आयात ज़्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं। अर्थात अपने देश में निर्मित वस्तुओं को दूसरे देश में कम ले जाकर के बेचते हैं, और दूसरे देश में निर्मित वस्तु हमारे देश में ज़्यादा आकर के बिकती है। तो ऐसी स्थिति में ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधि भुगतान शेष में असंतुलन को ठीक करने में प्रयुक्त नहीं होगा? तो तरलता जाल की नीति। तरलता जाल की नीति क्या बताती है? ये अलग बात बताती है। इसका जो संबंध है वो मुद्रा की पूर्ति और ब्याज की दर में संबंध को बताता है, कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, तो एक सीमा तक ही ब्याज की दर में कमी आएगी। एक सीमा के बाद ब्याज की दर ना ही ऋणात्मक हो सकती है और ना ही शून्य हो सकती है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि एक पेन जिसकी कीमत 10 रुपये, एक पेन की कीमत 10 रुपये और पेन की मांग 100 है। यदि पेन की कीमत घटकर 5 रुपये हो जाती है और मांग बढ़ करके 150 रुपये हो जाता है, तब मांग की कीमत लोच बताइए। अब आप लोग इतना पढ़ते हैं ना, कि मांग पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, तो वहाँ पे मांग की कीमत लोच पढ़ते हैं, मांग की आय लोच पढ़ते हैं, मांग की तिर्यक लोच पढ़ते हैं, ठीक है, यही सब पढ़ते हैं ना। तो इसका फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। तो मांग की कीमत लोच की अगर जो बात करें, तो ईपी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी, डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। यही तो होता है ना फार्मूला, यही तो फार्मूला होता है ना। अब इस फार्मूले में पुट कर दीजिए, आपका उत्तर चला जाएगा। तो डेल्टा क्यू का मान कितना आ रहा है, डेल्टा क्यू का मान कितना आ रहा है? तो भैया डेल्टा क्यू का मान कितना आ रहा है, अर्थात मांग। तो पेन की मांग कितनी है, 100 रुपये है पहले, Q1 कितना है, 100 है, और फिर मांग बढ़ के कितना हो जाता है, 150 हो जाता है। तो डेल्टा क्यू जब हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 150 माइनस 100, अर्थात 150, एक सेकेंड, ठीक है, 150 माइनस 100, अर्थात डेल्टा क्यू का मान क्या आ गया, डेल्टा क्यू का मान आ गया आपका 50।
अब इसी तरीके से आपको डेल्टा पी का भी मान निकालना है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि एक पेन की पहले कीमत कितनी थी, 10 रुपए थी, लेकिन अब घट के कितनी हो जा रही है, 5 रुपए हो जा रही है। तो डेल्टा पी मतलब P1 माइनस P2 अर्थात डेल्टा पी इज इक्वल टू 10 माइनस 5, अर्थात डेल्टा पी का मान क्या आ जाएगा, डेल्टा पी का मान 5 आ जाएगा। तो आपने देख लिया कि डेल्टा क्यू का मान 50 आ गया और डेल्टा पी का मान 5 आ गया। अब आप फार्मूले में रख दीजिए जो ये वाला फार्मूला है, तो EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू का मान 50 है और डेल्टा पी का मान क्या है, 5 है, डेल्टा पी का मान 5 है। अब क्या है, P इंटू क्यू, पी का मान कितना है, P का मान 10 है, P का मान क्या है 10 दिया गया है और Q का मान कितना दे दिया गया है, Q का मान दे दिया गया है 100, पेन की मांग अर्थात 100, ठीक है ना, ठीक है। 50 दूना 100, ठीक है, 5 दूना 10, 2 एक अन्य 2, अर्थात जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, एक बोल रहे हैं ना, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। कीमत लोच क्या होगी, 1 के बराबर होगी। अगला प्रश्न कि भारत में उच्च शक्ति मुद्रा का निर्गमन कौन करता है। एप्लीकेशन पे ये क्लास अभी 2-3 दिन पहले ही करवाई गई थी। देखिए एप्लीकेशन की क्लास आज नहीं हो पाई है किसी कारणवश, कल से क्लास होगी, परेशान न होइएगा, ठीक है ना, कल क्लास होगी, कल से क्लास होगी निरंतर। क्या उत्तर आ रहा है कि भारत में उच्च शक्ति मुद्रा का निर्गमन कौन करता है। उच्च शक्ति मुद्रा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, उच्च शक्ति मुद्रा जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, H से डिनोट करते हैं। H इज इक्वल टू क्या होता है, C प्लस आर, C प्लस आर प्लस CR या जिसे R1 से भी कभी कभी हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब बताइए इसमें C क्या इंडिकेट करता है, R क्या बताता है, CR क्या बताता है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो C तो है जनता के पास मुद्रा, जैसे नोट व सिक्के हो गए, जनता के पास मुद्रा जैसे नोट व सिक्के हो गए। R क्या हो गया, RBI के पास सरकार और बैंकों की रिजर्व राशि, जो RBI के पास रिजर्व राशि है वो R है। और CR या R1 क्या होता है, RBI की अन्य देयताएं होती हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा, रिजर्व बैंक। तो भारत में उच्च शक्ति मुद्रा का निर्गमन कौन करता है, तो रिजर्व बैंक करता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि द जेंडर पॉइंट इन टैक्सेस में किस लेखक ने कराधान क्षमता की अधिकतम सीमा राष्ट्रीय आय की 25% मानी थी। प्रश्न बहुत आसान सा है ये, ठीक है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है। अब ये बच्चों वाली बात है, ठीक है, अगर जो आप थियरी पढ़े होंगे तो ये प्रश्न आपको छोटा सा बच्चों वाला लगेगा यार, छोटा बच्चा भी बता देगा। एक अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने करदान क्षमता सिद्धांत दिया और उसमें उन्होंने ये बताया कि देखिए भैया, जब आप देश के लोगों से कर वसूलिए तो इतना कर वसूलिए कि वो कुल राष्ट्रीय आय का 25% ही हो, उससे ज़्यादा आप कर को न वसूलिए। ये बात किसने कही थी, किसने कही थी भाई। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग ये बोल रहे हैं कोलिन क्लार्क। तो कोलिन क्लार्क ने ये बोला कि सरकार जब राजस्व इकट्ठा करती है, अर्थात जब सरकार कर को इकट्ठा करती है तो उसे कुल कर राष्ट्रीय आय का 25% ही उसका कर होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक मंडल का भारत में पदेन सदस्य कौन होता है। ये बच्चों वाला प्रश्न है, छोटा सा बच्चा बताएगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े बच्चे इस प्रश्न को गलत कर देंगे पेपर में, है ना, बहुत बड़े बड़े बच्चे इस पेपर को प्रश्न में गलत कर देंगे। चलिए आज मैं देखता हूँ कितने गलत कर रहे हैं कितने सही कर रहे हैं। प्रश्न आसान है फिर भी बहुत गलत करेंगे। चलिए मैं उत्तर देखता हूँ सभी का। चलिए बताइए भाई, सिब्बू जी, अभिषेक जी, मोहम्मद साहिद जी, ज्योति जी, सुनीता गुप्ता जी, पूनम गुप्ता जी, रंजीत कुमार जी, कुश जी, नैना यादव जी, मीनाक्षी सैनी जी, कैलाश जी, चंद्रजीत जी, अक्षय जी, नौशाद अली जी, ठीक है, मोहम्मद साहिद जी, तस्नीम खान जी, नैना यादव जी,
नौशाद अली जी, सुनीता गुप्ता जी, रंजीत कुमार जी, पूनम गुप्ता जी, सभी लोगों से निवेदन है यार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, सब सी बोल रहे हैं वित्त मंत्री, तो यार सब अच्छा बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है सबको पता है क्या, सबको पता है कि कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक मंडल का भारत से पदेन सदस्य कौन होगा, तो वित्त मंत्री होंगे। तो याद रखिएगा, अब आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुई थी ये 1945 में हुई थी। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी। और आईएमएफ कार्य कब शुरू किया, 1947 में शुरू किया। आईएमएफ की स्थापना जो हुई थी वो ब्रेटन वुड्स समझौता के परिणाम स्वरूप हुई थी। और 1945 में ही विश्व बैंक की भी स्थापना होती है और विश्व बैंक कार्य शुरू करता है 1946 में। इसीलिए विश्व बैंक और आईएमएफ को जुड़वा संस्थाएं भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, लेफर वक्र का स्वरूप कैसा होता है, लेफर वक्र का स्वरूप कैसा होता है भाई, बताइए, लेफर वक्र का स्वरूप कैसा होता है, क्या उत्तर आ रहा है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं भाई, और कोई प्रदर्शन में नहीं गया है। प्रयागराज में आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए क्या चल रहा है, प्रदर्शन भी चल रहा है। कोई अपना स्टूडेंट गया कि नहीं गया भाई। चलिए अगला प्रश्न, हाँ मैं भी आने वाला हूँ, मैं भी बहुत जल्द आने वाला हूँ, बताऊंगा। क्या उत्तर आ रहा है, होना भी चाहिए भाई, इतने साल हो गए वैकेंसी नहीं आई, कैसे स्टूडेंट सरवाइव करेंगे, है ना। मैं भी पहुंचने वाला हूँ बहुत जल्दी, परेशान ना होइए। क्या वो क्या क्या बोल रहे हैं, हाँ ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगर जो आपने लेफर वक्र को पढ़ा होगा, आर्थर लेफर ने लेफर वक्र की अवधारणा दिया था, तो ये क्या होता है, ये उल्टे यू आकार का होता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और लेफर साहब क्या कहाँ के थे, ये अमेरिकन अर्थशास्त्री थे और इन्होंने कर, राजस्व प्राप्ति तथा कर की दर के मध्य संबंध को बताया था। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि किस परिस्थिति में बाजार के माध्यम से वस्तुओं का किस परिस्थिति में बाजार के माध्यम से वस्तुओं की प्रावधान की व्यवस्था संभव एवं कुशल होती है, क्या उत्तर होगा भाई। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है, ये भी इजी सी बात है। हाँ जिसकी परीक्षा है वो जा करके प्रदर्शन में भाग ना ले, ये नहीं कि परीक्षा है और आप जाके प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। जिसकी परीक्षा है वो घर पे बैठ के पढ़ाई करे, क्योंकि परीक्षा का डेट आ चुका है। क्या उत्तर है, ये बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो जितने भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं सर। कि देखिए किन परिस्थिति में बाजार के माध्यम से वस्तुओं का प्रावधान की व्यवस्था संभव एवं कुशल है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है तो वहाँ पे मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण होता है, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जिन वस्तुओं को आप परचेज करेंगे उसी वस्तुओं का आप उपभोग कर पाएंगे या प्रयोग कर पाएंगे। तो किस परिस्थिति में बाजार के माध्यम से वस्तुओं का प्रावधान की व्यवस्था संभव एवं कुशल होती है, तो प्रतिद्वंद्वितापूर्ण उपभोग के साथ अपवर्जन का नियम यहाँ पे लागू होता है। अपवर्जन का नियम क्या बताता है, कमेंट करके बताइए, बहुत बार आप लोगों को बताया हूँ। अपवर्जन का नियम क्या बताता है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। अगला, त्वरक निकट रूप से संबंधित होता है, त्वरक निकट होता है। आप देखिए एक प्रश्न आप पेपर में जाइएगा मिल जाएगा आपको जितना मैं बता रहा हूं उसी से, ठीक है। एक होता है गुणक और दूसरा होता है त्वरक, ठीक है ना।
एक प्रश्न आपके पेपर में पक्का मिलेगा, ठीक है, देख लीजिए। एक क्या होता है, एक होता है गुणक। तो गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? रोजगार गुणक के रूप में, रोजगार गुणक के रूप में गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? आरएफ कोहन के द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था में जब आरंभिक दौर में आरंभिक चरण में रोजगार में वृद्धि होगी तो इसके परिणाम स्वरूप भविष्य में रोजगार में कई गुने की वृद्धि आएगी। फिर गुणक की अवधारणा को निवेश गुणक के रूप में विकसित किसने किया था? तो निवेश गुणक के रूप में विकसित करने का कार्य किया था किन साहब ने, ठीक है। निवेश गुणक क्या बताता है कि जब अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाया जाता है तो जितनी तेजी से निवेश बढ़ता है उसके कई गुना तेजी से वृद्धि राष्ट्रीय आय में होती है। उसके बाद आपको त्वरक भी याद आना चाहिए। तो त्वरक क्या बताता है? उपभोग और आय में परिवर्तनों की व्याख्या करता है। त्वरक जो होता है वो उपभोग और आय में परिवर्तनों की व्याख्या करता है। त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? अफ्टेलियन के द्वारा दिया गया था। और त्वरक की अवधारणा को विकसित किसने किया था? तो जेवी क्लार्क ने दिया था। फिर आपको K इज इक्वल टू पता होना चाहिए 1/1 माइनस MPC। फिर आपको K इज इक्वल टू पता होना चाहिए 1/MPS। अगर जो इतना पता है तो एक प्रश्न आप पेपर में जाइएगा जरूर आपको मिल जाएगा, गुणक और त्वरक से एक प्रश्न बनता ही बनता है। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं जितने लोग भी डी बोल रहे हैं प्रेरित निवेश, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा कि त्वरक निकट रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो प्रेरित निवेश से संबंधित है। ठीक है, ठीक है। ये सॉरी, ये त्वरक होगा, ये गुणक होगा। सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये गुणक होगा, ठीक है। चलिए, ये गुणक, ये, हाँ ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। रोजगार गुणक और त्वरक थोड़ा समझ लीजिएगा, गलती ना करिएगा। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड। इस प्रश्न का उत्तर करिए। फिशर साहब का प्रश्न आ गया, इंपॉर्टेंट है कि फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की आलोचना मुख्य रूप से की गई। तो अब पूछा जाता है कि फिशर की बात अगर जो करें तो फिशर की बात करें तो फिशर का मूल समीकरण क्या था? तो फिशर का मूल समीकरण था MV इज इक्वल टू PT, MV इज इक्वल टू PT, जिसमें उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था में अगर जो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि होगी। ठीक है, कीमत में क्या होगी? कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि होगी और जो मुद्रा का मूल्य होगा वो आधा हो जाएगा, मुद्रा की वैल्यू क्या होगी? हाफ हो जाएगी। फिर उन्होंने संशोधित समीकरण में क्या बताया? तो फिशर ने संशोधित समीकरण में क्या बताया? संशोधित समीकरण में M-V' प्लस MV इज इक्वल टू PT ये बताया था। लेकिन इनकी आलोचना क्यों कर दी गई? इनकी आलोचना इसलिए कर दी गई क्योंकि फिशर का ये समीकरण ठीक है। फिशर साहब बताते हैं कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो कीमत स्तर 2 गुना और मुद्रा का मूल्य आधा हो जाता है। लेकिन ये किस तरीके से कीमत स्तर बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य आधा कैसा होता है, इसके बारे में व्याख्या करने में असफल हो जाते हैं और इसीलिए बाद में जो अर्थशास्त्री आते हैं वो इनकी आलोचना कर देते हैं। अर्थात फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि ये सिद्धांत हमें ये नहीं बता पाता है कि मुद्रा की मात्रा कीमत स्तर को कैसे प्रभावित करेगी। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला, सांकेतिक सिक्के, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा, आराम से करिएगा, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न, एक दो प्रश्न जरूर पूछ ही लिए जाते हैं। चलिए, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होता है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में एक रणनीति के तहत आपको सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। अगर ठीक तरीके से उन सभी कंटेंट को आप फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि सारी चीज़ें मेरे द्वारा कराई जा रही हैं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, इसकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है। कंप्लीट मैं आपको अपनी हैंडराइटिंग का नोट्स भी दे रहा हूँ ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़िए
दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रहा है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आप अपने कोर्स को डायरेक्ट वहीं से परचेज कर सकते हैं। अगर जो आप डायरेक्ट अपने कोर्स को वहां से नहीं परचेज कर पा रहे हैं, तो किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। अगर जो अलग से आपको केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, अलग से आपको केवल नोट्स चाहिए या प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो वो भी अलग से भी मिल जाएगा। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई? चलिए, क्या उत्तर होगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सब बी बोल रहे हैं क्या? ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि सांकेतिक सिक्के के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, तो सांकेतिक सिक्के ऐसे सिक्के होते हैं जिसका अंकित मूल्य ज्यादा होता है और उसका धात्विक मूल्य क्या होता है, कम होता है। जैसे मान लीजिए कि 20 रुपए का जो सिक्का है, तो 20 रुपए के सिक्के में जो धातु लगी है, जब उसको हम लोग पिघलाए तो वो धातु पता चले कि 20 रुपए का भी न निकले, तो ऐसी स्थिति में ये सांकेतिक मुद्रा ही तो कहलाएगी ना। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, अनुपातिक कराधान में कर की दर होती है। अनुपातिक कराधान में कर की दर कैसी होती है भाई? क्या उत्तर आ रहा? और देखिए, किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो ये नंबर मैं आप लोगों के लिए ही दे रहा हूं, ठीक है। आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कर लिया करिए, ठीक है ना। इनकेस मान लीजिए कि आप मैसेज करते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ किसी कारणवश, हो सकता है कि बाहर हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आपको कॉल बैक करूंगा या रिप्लाई करूंगा, या आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी इस नंबर पे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये नंबर आप लोगों के लिए ही दिया गया है कि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉल या मैसेज करिए, मैं खुद ही आपका कॉल रिसीव करता हूँ, ठीक है, और कोई नहीं करता, मैं खुद ही करता हूँ। क्या उत्तर आ रहा है भाई? अनुपातिक कर की बात हो रही है, तो अनुपातिक कर में क्या होता है, उदाहरण बताइए, अनुपातिक कर का उदाहरण बताइए। तो अनुपातिक कर ऐसा कर होता है जिसके अंतर्गत समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से कर लगाया जाता है। जैसे अप्रत्यक्ष कर हो गया, अप्रत्यक्ष कर, जैसे आप बिस्किट खरीदने जाते हैं, आप मान लीजिए गए पार्ले जी बिस्किट खरीदे, तो पार्ले जी बिस्किट खरीदे तो अमीर भी खरीदेगा तो पार्ले जी पे उतना ही टैक्स देगा जितना गरीब खरीदेगा तो पार्ले जी पे टैक्स देगा। अर्थात जब पार्ले जी खरीदेंगे, डजेंट मैटर कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं, आप उतना ही टैक्स सरकार को देंगे। तो जितने लोग भी आपसे नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि सभी कर आधारों को एक दर से कर लगाना, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे जो भी अप्रत्यक्ष कर होता है ना, वो अनुपातिक कर ही वहां पे लगाए जाते हैं। जैसे आप बिस्किट खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, तो डजेंट मैटर कि आपकी आय ज़्यादा है कि कम है, आप गरीब हैं कि अमीर हैं, आपको समान रूप से उस पर कर देना होगा। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। और देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ना, अगर जो आप मेरी 50 से 100 क्लास देख लेंगे ना, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम लोग कुछ भी छोड़ नहीं रहे। बशर्ते एप्लीकेशन पे जितना करवा रहा हूँ उसको कर लीजिए, यूट्यूब पे जितना करा रहा हूँ उसको कर लीजिए, इतना कर लेंगे, आप पेपर दे के आइएगा, सारी चीज़ें आपको लगभग यहीं से मिल जाएंगी। क्या उत्तर आ रहा है भाई? सी बोल रहे हैं। और कोई? ये क्या पूछ रहा है कि मौद्रिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब मौद्रिक नीति कौन अपनाता है? आरबीआई अपनाता है। आरबीआई मौद्रिक नीति क्यों अपनाता है?
इसलिए अपनाता है कि अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा ना ही मुद्रा की वृद्धि हो और ना ही अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा मुद्रा की कमी हो, क्योंकि मुद्रा की कमी होगी तो अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ जाएगी और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में अननेसेसरी रूप से मुद्रास्फीति आएगी और जिससे मुद्रा की वैल्यू में कमी आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण दो तरीके से करता है, एक परिणात्मक, दूसरा गुणात्मक। परिणात्मक के अंतर्गत बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, ये सब आता है। और गुणात्मक के अंतर्गत साख निर्धारण, नैतिक दबाव, ये सब आता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो मौद्रिक नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मौद्रिक नीति में बाह्य क्षमता कम अधिक होता है। बात भाई बिल्कुल ठीक है। तो आरबीआई अपने अनुसार मुद्रा की पूर्ति को कमी या ज्यादा कर सकता है। और मौद्रिक नीति में अंततः पश्चात्मकता कम हो जाती है। तो बात तो ये भी ठीक है भाई, आरबीआई जैसा चाहे वैसा कर सकती है मौद्रिक नीति के अंतर्गत। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला कि वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक संघटक सूचक नहीं है? खूबसूरत सा प्रश्न है, अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। चलिए थोड़ा आराम से और धैर्य से बताइएगा, ठीक है। वैश्विक भूख सूचकांक, वैश्विक भूख सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक भूख सूचकांक, सभी लोग कमेंट करके बताइए। और इसके 4 संकेतक हैं, इसके 4 संकेतक हैं। एक है अल्प पोषण, ठीक है, दूसरा है बाल दुबलापन, दूसरा है बाल दुबलापन, बाल दुबलापन, ठीक है, या अल्प विकसित, और बच्चों को बर्बाद करना या बाल अपक्षय, ठीक है। तो ये भी बात सही हो जाएगी। शिशु मरणशीलता, शिशु मृत्यु दर को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। और ये वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर जो तैयार किया जाता है वो कस्टर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा जारी किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, चलिए भाई बताइए। पीएम आशा अर्थात प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना को शुरू किया जाने वाला वर्ष कौन सा था? क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, जितने लोग क्लास देख रहे हैं उतना भी लाइक शेयर नहीं है। एक बार लाइक कर दो यार, शेयर कर दीजिए। क्लास आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपकी ही बनती है लाइक शेयर करने की। क्या उत्तर आ रहा है सर? बी बोल रहे, बी के अलावा कोई और? ठीक है। तो ये जो पीएम आशा अर्थात पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना की जो शुरुआत हुई थी, ये कब हुई थी? ये 2018 में हुई थी। और इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य ये था कि किसानों की आय को सुनिश्चित किया जाए, ठीक है, किसानों की आय को सुनिश्चित किया जाए, किसानों की आय को सुनिश्चित किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। सो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक व्यय में विस्थापन प्रभाव की अवधारणा दी? अभी 2 से 3 दिन पहले ही हम विस्थापन प्रभाव आप लोगों को एप्लीकेशन पे पढ़ा रहे थे। तो जो लोग भी थियरी की क्लास में पढ़ रहे हैं उसे गलत नहीं होगा। मैंने आपको विस्थापन प्रभाव पढ़ाया था, मैंने आपको एकीकृत प्रभाव पढ़ाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि एक अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने कहा था कि जब अर्थव्यवस्था में संकट आती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में जब संकट आता है, जैसे कि अर्थव्यवस्था में जब अकाल पड़ता है, महामारी आती है, अर्थव्यवस्था में जब युद्ध लड़ा जाता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार अपने सार्वजनिक व्यय और करारोपण की दर दोनों को बढ़ाती है,
लेकिन जब देश आर्थिक संकट से उबर जाता है तब वो पुनः सरकार करारोपण की दर और सार्वजनिक व्यय में कमी नहीं लाती है, जैसे पहले था वैसे ही रहने देती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं ना, वाइजमैन और पिकाक। तो वाइजमैन और पिकाक ने क्या बताया था, इन्होंने विस्थापन प्रभाव की बात की थी और इन्होंने कहा था कि जब देश संकट में होता है, जब देश संकट में होता है, जैसे मान लीजिए देश में युद्ध लड़ा जा रहा है या देश में अकाल पड़ गया या देश में कोई ऐसी बात हो गई जिससे आपात की स्थिति आ गई, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगा कि कर की दर को बढ़ाएगा, सार्वजनिक कर को बढ़ाएगा कि जिससे सरकार को आय प्राप्त हो, और कर की दर को बढ़ाने के साथ साथ सरकार सार्वजनिक आय में भी वृद्धि करेगा, लेकिन सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करेगा। लेकिन जब ये संकट की स्थिति खत्म हो जाएगी ना, तो अभी कर की दर और सार्वजनिक व्यय समान रूप से ही रहेगा, इसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी, अर्थात विस्थापन हो गया। इसका क्या मतलब हो गया, विस्थापन हो गया, नए पुराने कर और पुराने व्यय का विस्थापन नए कर और नए व्यय में हो गया। तो यही होता है विस्थापन प्रभाव, जिसे वाइजमैन और पिकाक के द्वारा बताया गया था। अगला प्रश्न ये रहा कि किन्स के अनुसार स्फीतिक अंतराल का कारण है, किन्स के अनुसार स्फीतिक अंतराल का कारण क्या है। सभी लोग लाइक शेयर करते रहा करिए। चलिए भाई बताइए, किन्स साहब की बात हो रही है, इजी सी बात है, बहुत बार मैंने बताया है कि देखिए भैया, जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे ना, वो पूर्ण रोजगार की बात करते हैं। जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, जिसमें कौन कौन सा था, जिसमें आपके एडम स्मिथ साहब थे, डेविड रिकार्डो साहब थे, जेएस मिल साहब थे, जेबी से साहब थे। इन लोगों ने कहा कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है। अब पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है, इसीलिए थियरी पढ़नी जरूरी होती है। बहुत सारे बच्चे बस रट लेते हैं, पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता होता क्या है ये जानना जरूरी है ना। तो पूर्ण रोजगार का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में जो प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है उनका ठीक तरीके से हम प्रयोग कर पा रहे हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधन क्या है, भूमि है, प्राकृतिक संसाधन लकड़ी है, प्राकृतिक संसाधन कोयला है, प्राकृतिक संसाधन अभ्रक है, जो हमें प्रकृति के द्वारा मिला है। तो अगर अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक और भौतिक संसाधन जैसे श्रम, तो अगर अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों का प्रयोग हम उच्चतम बिंदु पे कर लें तो पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान होती है, और पूर्ण रोजगार की स्थिति में उत्पादन अधिकतम होता है, उत्पादन को और नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब किन्स साहब आते हैं ना, जब किन्स साहब आते हैं तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की आलोचना कर देते हैं और कहते हैं कि अरे भैया, आप कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है, लेकिन वास्तविक जगत में तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्रचलित मजदूरी दर पे भी काम नहीं मिल रहा है, अर्थात लाखों श्रमिक बेरोजगार हैं, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो आपने कह दिया कि पूर्ण रोजगार की स्थिति आ गई, अर्थात उत्पादन एक स्तर पर स्थिर हो गया है, लेकिन जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो मांग भी तो बढ़ेगी ना। तो एक स्थिति में उत्पादन को तो नहीं बढ़ाया जा सकता है क्योंकि पूर्ण रोजगार की स्थिति है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण मांग में वृद्धि होगी। तो ये मांग और पूर्ण रोजगार के बीच जो असंतुलन क्रिएट होता है या जो गैप उत्पन्न होता है उसे ही स्फीतिक अंतराल बोलते हैं। और स्फीतिक अंतराल की अवधारणा किन्स ने दिया था, अर्थात ये जो अतिरिक्त मांग बढ़ रही है जनसंख्या बढ़ने के कारण, यही स्फीतिक अंतराल का कारण होगा। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्फीति का कारण नहीं है। अस्फीति का कारण कौन नहीं है, अस्फीति मतलब ये किसकी बात कर रहा है, चलिए बताइए भाई, क्या उत्तर आ रहा है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, और रोज आप लोगों की क्लास होती है, समय से क्लास को ज्वाइन कर लिया करिए। क्या बोल रहे हैं, अस्फीति का कारण नहीं है। अस्फीति कब आती है, अस्फीति तब आती है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग में भी कमी आती है, अर्थात मांग में जब कमी आएगी तो पूर्ति में भी कमी आएगी, और मांग व पूर्ति दोनों में कमी आएगी तो अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ जाएगा।
तो ये पूछ रहा है कि कौन सा अस्फीति का कारण नहीं है। तो कारण आरबीआई की द्वारा नीति दरों में कमी करना, अर्थात अगर जो आरबीआई क्या करेगा कि कम ब्याज दर पे ऋण देगा वाणिज्यिक बैंकों को, तो जाहिर सी बात है कि अब आम लोगों को भी सस्ता ऋण मिलेगा। तो सस्ता ऋण मिलेगा तो इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, ठीक है। और मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो इससे मंदी नहीं आएगी, इससे मुद्रास्फीति आएगी। और ये पूछ रहा है कि अस्फीति का कारण नहीं है। तो भैया आरबीआई जब अपने दरों में कमी करेगी तो इससे मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, अर्थात मुद्रास्फीति आएगी। और अस्फीति का मतलब जब मांग व पूर्ति कम होगी, यहाँ पे मुद्रा की पूर्ति कम होती है। सो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार धन को किसी भी ऐसी वस्तु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे विनिमय के माध्यम और के रूप में स्वीकार किया जाता है। चलिए भाई बताइए, पारंपरिक अर्थशास्त्री, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, उन्होंने क्या बताया भैया? क्या उत्तर आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे ना, उन्होंने कहा कि हमें मूल्य का संचय करना चाहिए। जब हम मूल्य का संचय करेंगे तो देखिए, जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे मुख्य रूप से मुद्रा से संबंधित दो बात वो कहते हैं कि जो मुद्रा होता है वो विनिमय का माध्यम होता है। जब वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते बेचते हैं तो हम उसमें मुद्रा का प्रयोग करते हैं, अर्थात मुद्रा विनिमय का माध्यम होता है। और मुद्रा को हमें क्या करना चाहिए? संचय भी करना चाहिए। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कहा कि हमें मूल्य का संचय करना चाहिए, ताकि हम जब मूल्य का संचय करेंगे तो हमारे बचत दर में वृद्धि होगी, और जब हमारा बचत बढ़ेगा तो भविष्य में चल करके भविष्य में हमारा निवेश बढ़ेगा। लेकिन फिर जब किन साहब आते हैं तो ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की आलोचना कर देते हैं। ये कहते हैं, अरे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों, आप ये कह रहे हैं कि बचत को बढ़ाइए ताकि भविष्य में निवेश को बढ़ाया जा सके। लेकिन जब किन साहब आते हैं तो इनका विरोधाभास देते हुए कहते हैं कि जब आप बचत की दर में वृद्धि करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब बचत वर्तमान में बढ़ाएंगे तो वर्तमान में आपका निवेश कम हो जाएगा, और जब आपका निवेश कम हो जाएगा तो आपकी लाभ में कमी आ जाएगी, और आपका देश जो होगा वो विकास नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? भारत में बैंकिंग नियम अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? चलिए, तो देखिए यहाँ पे कई सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, एक आपको याद आना चाहिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम अर्थात आरबीआई एक्ट आपको याद आना चाहिए। आरबीआई एक्ट कब प्रकाश में आया था? तो आरबीआई एक्ट आया था प्रकाश में 1934 में, ठीक है। इसी के परिणाम स्वरूप आरबीआई की जो स्थापना होती है वो 1935 में हो जाती है। और फिर आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण होता है वो 1949 में होता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1949 में होता है। ये तीन बातें आपको थोड़ा सा ध्यान से रखनी है। और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है? यहाँ पे प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम ये कब आया था? तो बैंकिंग अधिनियम नियम जो आया था वो 16 मार्च 2049 को आया था। 16 मार्च 2049 को आया था, ठीक है, जिसे हम लोग बैंकिंग कंपनी अधिनियम भी कहा जाता है। इसे ही बैंकिंग कंपनी अधिनियम भी कहा जाता है। बैंकिंग कंपनी अधिनियम भी कहा जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो बैंकिंग कंपनी अधिनियम है ना, इसे 1966 में परिवर्तित करके बैंकिंग विनियामक अधिनियम में बदल दिया गया, ठीक है। बैंकिंग विनियामक अधिनियम में बदल दिया गया। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा,
कि भारत में आरबीआई एक्ट कब आता है, तो 1934 में आरबीआई की स्थापना इसके परिणाम स्वरूप 1935 में होती है और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हो जाता है। अब बैंकिंग नियमन अधिनियम की बात करें तो 16 मार्च 1949 को आता है, जिसे बैंकिंग कंपनी अधिनियम भी बोलते हैं, और बैंकिंग कंपनी अधिनियम को 1966 में बैंकिंग नियामक अधिनियम बना दिया गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब हुई थी? चलिए सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को। जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको समय समय पे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। थोड़ा आराम से और थोड़ा धैर्य से ऐसे प्रश्नों को करिए, ठीक है। तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, ठीक है। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त हाकिन्स स्टास शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, एक दिन इस प्रश्न को करा चुका हूं, अब गलत मत करिएगा। अभी 2-4 दिन पहले इस प्रश्न को मैंने कराया था, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि हाकिन्स शब्द यह इंगित करता है कि केंद्रीय बैंक की सर्वोच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को कम करना है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। तो याद रखिएगा कि अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त हाकिन्स शब्द के बारे में कौन सी बात ठीक है? तो ये बात ठीक है कि यह इंगित करता है कि केंद्रीय बैंक की सर्वोच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को कम करना होता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीआई का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मुख्य कार्य जो होता है वो मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करना ही होता है, अर्थात साख सृजन करना ही होता है। सॉरी, साख पे नियंत्रण करना होता है, साख पे सृजन तो व्यापारिक बैंक करेगी। अगला, आरबीएल बैंक का कारपोरेट कार्यालय कहाँ पे है? ठीक है, जिसे पहले हम लोग रत्नाकर बैंक से जिसे हम लोग पहले रत्नाकर बैंक के नाम से जानते थे। क्या उत्तर आ रहा है भाई? अच्छा एक बात बताइए, आप लोग अपने दिमाग में इतनी सारी प्रकार की बातों को रखते हैं, एक दो लोगों को मैं देखता हूँ यार इतना परेशान रहोगे तो कैसे तैयारी होगा भाई। कुछ 2-4 लोगों को मैं देखता हूँ कमेंट बॉक्स में बहुत व्याकुल टाइप के होते हैं, बहुत परेशान टाइप के होते हैं। इतना व्याकुल होंगे, इतना परेशान होंगे, इतना चंचल होंगे तो कैसे दिमाग को एकाग्र करेंगे? और एकाग्र नहीं करेंगे तो कंपटीशन इतना कठिन है, सफलता कैसे मिलेगी भाई? थोड़ा एकाग्रता लाइए, है ना। जो आप समझ रहे हैं, ठीक है, जैसा आपको लग रहा है वैसा नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप अगर जो शिक्षित समाज में ज़्यादा बोल रहे हैं ना तो आपको मूर्ख की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। आप शिक्षित समाज में ज़्यादा बोल रहे हैं तो आपको मूर्ख की श्रेणी में डाला जाता है, और शिक्षित जहाँ पे बहुत सारे हैं वहाँ पे खूब बोलेंगे तो आपको
जो अशिक्षित होंगे वो कहेंगे कि बड़ा अच्छा लड़का है या बड़ा अच्छी लड़की। तो वहाँ पे अशिक्षित, जहाँ पे अशिक्षा होगी वहाँ के तो आप सरदार बन जाएंगे। लेकिन शिक्षित समाज में अननेसेसरी रूप से इतनी सारी बात बोलेंगे, इतनी सारी चीज़ों को दिमाग में रखेंगे तो मूर्खों की श्रेणी में आएंगे। तो क्यों मूर्ख बन रहे हो यार? हमसे क्या मतलब है, दूसरे से क्या मतलब है? अपने ऊपर प्रयास करो, अपने ऊपर ध्यान दो, नौकरी मिल जाएगी तो आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। यहाँ से इतने सारे बच्चे पढ़ के गए, सेलेक्ट होके गए, हमको किसी से क्या मतलब? मिलते हैं, फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, कहते हैं सर आपके द्वारा बहुत अच्छा पढ़ाया गया। हमें भी संतुष्टि मिलती है कि हमारे चैनल से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो हमारा बस इतना स्वार्थ है कि आप आइए, पढ़िए, सिलेक्शन लेकर के चले जाइए। ठीक है, अपने आप को मूर्ख की श्रेणी में क्यों साबित कर रहे हैं? जहाँ पे आके आप इधर उधर बात कर रहे हैं, जहाँ आप पढ़ा रहे हैं, जहाँ आप पढ़ रहे हैं ना, वहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं। और आपकी आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं है, अरबपति खरबपति और करोड़पति आप नहीं है, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो यार। मेरा गला फट जाता है बोलते बोलते, पढ़ाते पढ़ाते, और बीच बीच में आके तफरी शुरू कर देते हो यार। है? इतना मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना डेडिकेशन से मैं पढ़ा रहा हूँ, अब बीच में आके तफरी शुरू कर देते हो। अभी ब्लॉक कर देंगे, फिर फ़ोन करके रोना धोना शुरू हो जाएगा कि सर जी हमको ब्लॉक कर दिया, हम तो कुछ किए ही नहीं। ब्लॉक होने के बाद इतना इनोसेंट बन जाएंगे जैसे लगेगा कि आपने तो ज़िंदगी में कभी कुछ किया ही नहीं है। थोड़ा शांत रहो यार। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है कि RBL बैंक का कारपोरेट कार्यालय कहाँ पे है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, मुंबई में बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी मुंबई में बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिसे हम लोग पहले रत्नाकर बैंक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी मुंबई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कौन सा केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य नहीं है? केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है? केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है भाई? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आएगा? चलिए, कौन सा केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य नहीं है? केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है, बताइए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, तो केंद्रीय बैंक, देखिए भैया, केंद्रीय बैंक का जो मुख्य कार्य होता है ना, वो मुद्रा पर नियंत्रण करना होता है, मुद्रा की मात्रा पे नियंत्रण करना होता है, अर्थात साख पे नियंत्रण करना होता है। और इसी साख पे नियंत्रण करने के लिए वो परिणात्मक और गुणात्मक दो माध्यम से अलग अलग तरीका अपनाती है। तो जो केंद्रीय बैंक होता है वो आम जनता को ऋण नहीं देता है। आप कभी आम जनता, अर्थात आप कभी RBI में अपना खाता खोले हैं, केंद्रीय बैंक से लेन देन करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। तो जो जनता होती है ना, वो केंद्रीय बैंक से लेन देन नहीं करती है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द, हम लोग वाणिज्यिक बैंकों से लेन देन करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में मंदी का संभावित कारण हो सकता है? मंदी का संभावित कारण कौन सा हो सकता है? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था में मंदी का संभावित कारण हो सकता है? और देखिए, मेरा बस एक उद्देश्य होता है कि हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं उनको ठीक तरीके से मैं एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराऊं। मैं चाहूँगा तो 1 घंटे की भी इकोनॉमिक्स की क्लास ले करके चला जाऊँगा, है ना। जितने लोग देखते हैं उतने लोग देख ही लेंगे। सजेस्ट वीडियो में भी मेरी क्लास सबसे ऊपर दिखेगी अगर जो मैं 1 घंटे की क्लास ले लूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि यार 1 घंटे में आप इकोनॉमिक्स के सारे यूनिट को कवर ही नहीं कर पाओगे। हमारा प्रयास ये रहता है कि अगर जो आप मेरी एक क्लास को पढ़ रहे हैं ना, तो पूरी ज़िंदगी में आपने जितनी इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो सारी इकोनॉमिक्स एक ही क्लास में मैं आपको रिवाइज करा दूँ। तो रोज़ अगर जो आप पढ़ते हैं तो आप यार बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, बशर्ते मेहनत करेंगे तो। और एप्लीकेशन पे मैं इसलिए बोलता हूँ कि भाई अगर जो आप हमसे जुड़े हैं, और फीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 2000 रुपये फीस है एडमिशन, और उसमें मैं आपको 230 से 40 क्लास प्रोवाइड कराता हूँ।
प्रत्येक क्लास एक एक घंटे की होती है, एक क्लास का 10 रुपये भी नहीं होता है। फिर मैं आपको वहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, 500 से ज़्यादा पेज का मैं अपनी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स देता हूँ। मैं आपको 20 से ऊपर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराता हूँ, मैं आपको प्रीवियस ईयर देता हूँ, मैं आपको करंट पढ़ाता हूँ। और कितना कंटेंट कोई दे सकता है? इससे ज़्यादा कहीं कोई देता है या कोई दे सकता है क्या? इकोनॉमिक्स कहीं इतना आपको नहीं मिलेगा, बशर्ते आप मेहनत से पढ़िए, इतने सारे चीज़ों को एप्लीकेशन पे पढ़िए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करिए। तो आपका नहीं सिलेक्शन होगा तो फिर बताइएगा। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि मंदी का संभावित कारण क्या हो सकता है। तो मंदी कब आती है? मंदी तब आती है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग में कमी आती है। और जब मांग में कमी आती है तो जाहिर सी बात है कि एक उत्पादककर्ता उत्पादन क्यों करेगा, अर्थात वो पूर्ति में भी कमी करेगा। तो मांग व पूर्ति जब अपने न्यूनतम बिंदु पे चली जाएगी, मांग और पूर्ति अपने न्यूनतम बिंदु पे चली जाएगी, तो हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है। ठीक है ना? तो मंदी के कारण क्या हो सकते हैं, अर्थात मांग और पूर्ति ये दोनों कम होंगे तभी मंदी आएगा। तो निवेश की दरों में वृद्धि, तो निवेश की दर में वृद्धि होगा तो इससे तो मांग में और पूर्ति में दोनों में वृद्धि होगी, तो इससे मंदी थोड़ी आएगी, इससे मंदी बिल्कुल नहीं आएगी। उपभोग व्यय में कमी, ठीक है, अर्थात यहाँ पे मांग में कमी आ रही है, उपभोग पर कम व्यय कर रहे हैं, इसका मतलब मांग में कमी कर रहे हैं आप। और उच्च नीति दर, अगर जो कर की दर ज्यादा आप पे लगाई जाएगी तो आपकी निवेश क्षमता कम हो जाएगी, अर्थात पूर्ति में भी कमी आएगी। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि वास्तविक उत्पादन के तीव्र परिवर्तन के कारण यदि मूल्य स्तर बढ़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि वास्तविक उत्पादन के तीव्र परिवर्तन के कारण यदि मूल्य स्तर बढ़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इजी सी बात है, इजी सी बात है। क्या उत्तर आ रहा है? चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ये बच्चों वाली बात होगी, मुद्रास्फीति ही होगा। देखिए, वास्तविक उत्पादन के तीव्र परिवर्तन के कारण मूल्य स्तर बढ़ता है, अर्थात देखिए इकोनॉमिक्स की भाषा में जिसे आप मुद्रास्फीति बोलते हैं ना, उसे ही हम लोग अपने घरों में महंगाई कहते हैं। तो मुद्रास्फीति को ही कहा जाता है कि भैया बड़ी महंगाई आ गई है। और महंगाई कब आती है? महंगाई तभी तो आती है ना जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। ठीक है, तो जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो हम कहते हैं कि महंगाई आ गई है, और महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोला जाता है। अब कीमत बढ़ने के अर्थात महंगाई आने के अर्थात मुद्रास्फीति आने के कई कारण होते हैं, लेकिन उसमें से एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि लोगों के पास मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है। तो लोगों के पास जब मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है। जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है तो लोग क्या करेंगे? वस्तुओं की मांग को बढ़ाएंगे। तो मांग तो सभी लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या पूर्ति सभी लोग बढ़ा सकते हैं? गर्मी के सीजन में गोभी तो सभी लोग खा सकते हैं, बाजार जाएंगे तो सर्च करेंगे कि हमको गोभी मिल जाए, हम गोभी खा लें, लेकिन क्या गर्मियों में आप गोभी का उत्पादन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो जब गोभी की मांग में वृद्धि करेंगे और गोभी मार्केट में कम होगा तो गोभी की कीमतों में वृद्धि होगी, कीमत में वृद्धि होगी, तो हम कहेंगे कि महंगाई आ गई है। महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोलेंगे। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि जब निर्धारित ब्याज दर पर किसी जब निर्धारित ब्याज दर वह निर्धारित ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक ओवरसाइट आधार पर चल निधि को अवशोषित करता है तो वो कहलाता है, थोड़ा आराम से, थोड़ा आराम से, थोड़ा आराम से, गलती नहीं होनी चाहिए, है ना? और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और रोज आप लोगों की क्लास होती है, ईच एंड एवरी डे। ठीक है, रंजीत कुमार जी, पूजा मिश्रा जी, ज्योत्सना जी, अनीता सैनी जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, ललिता जी, ठीक है, अंश जी, कुश जी, हर्ष जी, सुनील दुबे जी, ज्योति चौरसिया जी, रंजीत कुमार जी, अनीता जी, सोनी शर्मा जी, मोहम्मद साहिद जी, सभी लोगों से निवेदन है, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। हरीश जी,
सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो क्या होगा कि वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक ओवरसाइड आधार पर चल निधि को अवशोषित करता है वो क्या कहलाता है? तो क्या बोल रहे हैं? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं सर? ये बोल रहे हैं, और कोई? तो जितने लोग भी जितने लोग भी बैंक दर बोल रहे हैं, अच्छा एक सेकेंड, हाँ, तो जितने लोग भी बैंक दर बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अच्छा, रिवर्स रेपो रेट क्यों बोल रहे हैं? ये इसमें अल्पकाल दिया गया है क्या? अल्पकाल वह निर्धारित ब्याज दर जिस पर आरबीआई ओवरसाइड आधार पर चल निधि को अवशोषित करता है वो बैंक दर। ठीक है, इजी सी बात है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला, एक सेकेंड, अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मुद्रास्फीति जनित मंदी की व्याख्या करता है? मुद्रास्फीति जनित मंदी की व्याख्या। मुद्रास्फीति जनित मंदी मतलब क्या होता है कि एक तरफ अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही है, अर्थात बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर अच्छा, बस ये पूछ रहा है कि कौन सी स्थिति होगी। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक मुद्रास्फीति जनित मंदी, अर्थात ये स्टैगफ्लेशन की ही बात कर रहा है। और इसमें क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में मंदी होती है, अर्थात बेरोजगारी की स्थिति बढ़ती है और सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होता है, अर्थात वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन एवं रोजगार पारंपरिक सिद्धांत की मान्यता नहीं है? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है बताइए। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन एवं रोजगार पारंपरिक सिद्धांत की एक मान्यता नहीं है? तो अब अगर जो आप रोजगार के पारंपरिक अर्थशास्त्रियों को पढ़े होंगे, उनके सिद्धांतों को पढ़े होंगे, तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये कहा था कि कीमत और जो मजदूरी होती है ना, ये स्थिर नहीं होती है, ये परिवर्तनशील होती है। और ये पूछ रहा है कि कौन सी मान्यता नहीं है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि पूर्ण रोजगार होगा, उन्होंने कहा था कि श्रम की एकरूपता होगी और मुद्रा की मात्रा भी दिया गया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मजदूरी और कीमत स्थिर होगी। मजदूरी और कीमत को उन्होंने परिवर्तनशील बताया था। अगला, किन्स के रोजगार सिद्धांत के लिए क्या एक सत्य नहीं है? किन्स का जो रोजगार सिद्धांत है उसके लिए कौन सी एक बात सत्य नहीं है? क्या उत्तर आएगा भाई? ये बच्चों वाली बात है, जो गलत करेगा उसके ऊपर फाइन लग जाएगा, जो गलत करेगा उसके ऊपर फाइन लगेगा। ये बहुत छोटी सी बात है। ये इकोनॉमिक्स का एक ऐसा प्रश्न है ना कि अगर जो इस प्रश्न को आप गलत कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप थियरी थोड़ा भी इकोनॉमिक्स का नहीं पढ़े हैं, है ना। चलिए बताइए। इतनी ज़्यादा आप लोग गलती करेंगे इसकी उम्मीद आप लोगों से थी नहीं मुझे। इतने सारे लोग इतनी सारी गलती कर रहे हैं, इसकी उम्मीद थी नहीं मुझे। बहुत सारे लोग गलत कर रहे हो यार, मतलब आप स्फीति का अंतराल पढ़े ही नहीं है। स्फीति का अंतराल किन साहब ने दिया था ना। तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि क्या याद आनी चाहिए कि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या कहा? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है और अगर किसी कारणवश अर्थव्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न होता है तो स्वतः ही बहुत सारी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं ऐसी क्रियाशील हो जाएंगी जिससे अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में चला आएगा। तो पूर्ण रोजगार की बात तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा कही गई थी, ठीक है।
और ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन्स के रोजगार सिद्धांत के लिए कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है, पूर्ण रोजगार की बात किन साहब नहीं कहते हैं। किन साहब कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में संतुलन पूर्ण रोजगार से नीचे की भी अवस्था में हो सकती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अर्थव्यवस्था में संतुलन केवल और केवल तभी होगा जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान होगी। लेकिन जब किन साहब आते हैं तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की आलोचना करते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं भैया, कोई जरूरी नहीं है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार रहेगा तभी जा करके अर्थव्यवस्था में संतुलन होगा। पूर्ण रोजगार से नीचे भी अर्थव्यवस्था में संतुलन की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा कि उपभोग का किन्सियन सिद्धांत आधारित है। किस पे आधारित है भाई? उपभोग का किन्सियन सिद्धांत किस पे आधारित है? चलिए इजी सी बात है। चलिए ठीक है, तो जितने लोग भी पूर्ण आय परिकल्पना बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे ठीक है। सी क्यों बोल रहे हो भाई? पूर्ण आय कैसे होगा? निरपेक्ष आय परिकल्पना होगा ना। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? निरपेक्ष आय परिकल्पना। और कोई? अब सब सी बोलने लगे, सब सी बोलने लगे। अब तक बी बोल रहे थे, मैं सी बोल दिया, सब सी बोलने लगे हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि पूर्ण, हाँ क्या बोल रहे हैं? अगर जो आपने किन्स का उपभोग फलन पढ़ा होगा तो किन्स साहब ने क्या कहा था? कहा था ना कि जब आपकी आय में वृद्धि होती है ना तो आय बढ़ने के साथ साथ आपका उपभोग व्यय भी बढ़ता है। लेकिन जब आपकी आय में कमी होती है तो जितनी तेजी से आपका आय कम होता है उतनी कम तेजी से उपभोग में कमी नहीं आती है। तो पूर्ण आय परिकल्पना, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किन्स के अनुसार जब आय, ठीक है फिर गैप है, तब उपभोग करने की सीमांत प्रवृत्ति कम हो जाती है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है बताइए। इजी सी बात है। तो किन्स के अनुसार जब आय बढ़ती है तो क्या होगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो किन्स साहब ने क्या कहा था ना भैया कि जब एक उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है ना तो जितनी तेजी से आय बढ़ता है उतनी तेजी से वो अपने उपभोग व्यय को नहीं बढ़ाता है। मतलब जब आपकी आय में वृद्धि होती है ना तो खाद्यान्नों पे होने वाले व्यय में उतनी तेजी से आप व्यय नहीं करते हैं, अर्थात उपभोग व्यय को नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, अर्थात किन्स के अनुसार जब आय बढ़ जाती है तब उपभोग करने की सीमांत प्रवृत्ति कम हो जाती है। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैचेस देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स की कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि अलग अलग कालखंड में अलग अलग अर्थशास्त्री आते हैं, अलग अलग सिद्धांत देते हैं। जब तक आप इनको एक क्रम से ठीक तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति में आप बने रहेंगे। तो सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में कंप्लीट आपको यहाँ पे थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। आपको कंप्लीट यहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। मेरी खुद की हैंड राइटिंग का मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि एक तरफ आप थियरी को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, आप टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए।
आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से इन सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। निश्चित तौर पे कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। बात करें एडमिशन की तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिलती है। इट मीन्स एक बार कोर्स आप परचेज करते हैं तो वर्तमान परीक्षा में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी उसके लिए भी पढ़ना चाहेंगे तो ऑटोमेटिक आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर लीजिए। अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स को नहीं परचेज कर पा रहे हैं, किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरी है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे और सारे बैच आपको अलग अलग ही मिलेंगे, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड, बिहार में टीआरई के लिए बैच मिल जाएगा, बिहार में सेट और बेट के लिए बैच मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में सेट, इसके लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए बैच मिल जाएगा, उत्तराखंड में एलटी के लिए बैच मिल जाएगा, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट के लिए बैच मिल जाएगा, झारखंड में टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, डी अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एनबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए भी आपको बैच मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।